नमस्कार। आज हम बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम टॉपिक लेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि बीम के अंदर कैसे बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं और उन स्ट्रेसेस का कैसे नेचर रहता है। तो हम बात करते हैं एक रेक्टेंगुलर बीम, किसी बीम का हम एलिवेशन देखते हैं। एक बीम है, अगर हम सपोर्ट लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर अगर हम इस बीम के ऊपर अगर हम मोमेंट की बात करते हैं, सैगिंग नेचर का अगर मेरा मोमेंट इसके ऊपर लग रहा है, एम आघूर्ण अगर इसके ऊपर लग रहा है, तो इस बीम का नेचर कुछ इस प्रकार से होगा। ये इस प्रकार से बेंडिंग स्ट्रेस होगी। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं जो इस बीम का न्यूट्रल एक्सिस है, जो सेंटर में लाइन है, ये न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर के जो फाइबर है ये सब कंप्रेशन हो रहे हैं, इनमें संपीड़न हो रहा है, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे के जो फाइबर है इनमें तनाव उत्पन्न हो रहा है या टेंशन हो रहा है। तो ये संपीड़न होके इसकी लंबाई में कुछ कमी होगी। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे के जो पोर्शन है, इन फाइबर में टेंशन होकर इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि होगी। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कैसा नेचर रहेगा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कैसा नेचर रहेगा, यह हमें इस डायग्राम से पता लग रहा है। ये हमारा बेंडिंग है, वो सैगिंग नेचर की थी। इसका क्रॉस सेक्शन डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ, बीम का रेक्टेंगुलर बीम है तो इसका क्रॉस सेक्शन डायग्राम, इसका बी विड्थ हो गया, डी डेप्थ हो गया, क्रॉस सेक्शन डायग्राम इसका ये हो गया। बीच में इसके अंदर ये न्यूट्रल एक्सिस होगी, ये इसकी एन ए कहलाएगी न्यूट्रल एक्सिस। ये बी और डी इसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ होगी। इसका हम बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे। तो न्यूट्रल एक्सिस मेरा ये रहा, ऊपर की और मैक्सिमम टॉप फाइबर पे होगा, धीरे धीरे लीनियरली कम होते होते जीरो आपका न्यूट्रल एक्सिस पे होगा, और फिर वापस दूसरी डायरेक्शन में ये आपका मैक्सिमम बॉटम फाइबर पे होगा। न्यूट्रल एक्सिस पे ये न्यूट्रल एक्सिस है, इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर मेरा जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसकी वैल्यू 0 है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरा ऊपर कंप्रेशन है, इसको मैंने C बोल दिया, यहाँ पे मेरा कंप्रेशन फाइबर है, तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पे है। नीचे मैं कह रहा हूँ ये मेरा टेंशन है, तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे है, और 0 मेरा यहाँ पे है। तो ये मेरा स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस डायग्राम है, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। ये इसका मेरा बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम है। तो इसका हमने ये एक जीरो लाइन के इस तरफ और इस अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए बताया है क्योंकि एक तरफ कंप्रेशन है, दूसरी तरफ टेंशन है। ठीक है, हम दोनों के अंदर ये देख सकते हैं, अगर हम कंप्रेशन इधर करते तो टेंशन अपोजिट में ले लेते। कई बार बुक्स के अंदर दिया हुआ होता है, दोनों को एक ही तरफ दिया हुआ होता है, पर उस दोनों को एक तरफ देके उनकी दोनों की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो उससे ये डिनोट हो जाता है कि कंप्रेशन और टेंशन का नेचर है, जो कि एक दूसरे के अपोजिट नेचर है। अब बेंडिंग स्ट्रेस के अंदर हम ये बेसिक चीज देखते हैं कि ये यहाँ पे ऊपर कंप्रेशन हुआ, लेंथ कम हुई, नीचे टेंशन हुआ तो ये लेंथ बढ़ी। अब इन बेसिक चीज को देख के हम थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग, या जो आपका प्योर बेंडिंग या बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम का टॉपिक है, तो इसके अंदर प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग क्या होती है। जैसे प्योर शियर का केस हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले चैप्टर में देखा था। प्योर शियर के अंदर केवल शियर एक्ट करेगा, उसमें दूसरा कोई स्ट्रेस नहीं होगा। वैसे प्योर बेंडिंग हमें नाम से ही पता है, बेंडिंग होगी और केवल कैसी है, प्योरली बेंडिंग होगी, तो उसके अंदर बेंडिंग के अलावा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब उसके अंदर शियर स्ट्रेस 0 होगा। हमें पता है dm अपॉन dx इज इक्वल टू शियर फोर्स। ये एक रिलेशन होता है आघूर्ण का, बंकन आघूर्ण का अवकलन करने पर हमें शियर फोर्स मिलता है।
हमने कहा प्योर बेंडिंग होगी, उसमें केवल बेंडिंग होगी, उसमें मोमेंट होगा। अगर मैं कह रहा हूं मोमेंट की वैल्यू, ये मोमेंट मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट का जब मैं अवकलन करता हूं तो मेरे को वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है। कांस्टेंट का अवकलन करने पे वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो मैं यही बोल रहा हूं कि बेंडिंग मोमेंट में मोमेंट होगा, केवल मोमेंट होगा, तो ये केवल मोमेंट की आएगी यहाँ पे वैल्यू। उसका हम अवकलन किया तो वो अवकलन करने पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और ये वैल्यू क्या होती है, शियर फोर्स। तो शियर फोर्स क्या होगा उसके अंदर, 0। तो प्योर बेंडिंग के केस के अंदर शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है। अब हम थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग के अंदर इसकी कुछ अजम्पशंस है, अजम्पशंस या अवधारणाएं हैं। तो कुछ अवधारणाएं हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो पहली अवधारणा है हमारा मटेरियल होमोजीनियस, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए। होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल, आपका जो पदार्थ होगा वो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होगा। तो होमोजीनियस क्या होता है, जिसके अंदर पदार्थ के अंदर सभी गुणधर्म एक समान हर एक बिंदु पर हो, वो होमोजीनियस कहलाता है। और आइसोट्रोपिक होता है जिसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी आपकी तीनों दिशाओं के अंदर अगर सेम रहती है तो वो मेरा आइसोट्रोपिक कहलाता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, होमोजीनियस क्या होता है, आइसोट्रोपिक क्या होता है। सेकंड मैं कहता हूं कि यह हुक का नियम का पालन करे, हुक्स लॉ को ओबे करे या पालन करे, ओबे करे। थर्ड मैं लिखता हूं इसके अंदर कि मेरा प्लेन सेक्शन, जो बेंडिंग सेक्शन है, ये जो बेंडिंग सेक्शन है, बेंडिंग सेक्शन रिमेन बेंडिंग, मतलब जो आपका प्लेन सेक्शन है, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग, मतलब बेंडिंग के अंदर जो ये यहां का इसका क्रॉस सेक्शन है, जो बेंडिंग से पहले रहे वैसे ही ये क्रॉस सेक्शन बेंडिंग के बाद इसका रहे। ये मेरी इस थर्ड अवधारणा के अंदर बताया गया है। चौथी अवधारणा मैं कहता हूं मेरा टेंशन में और कंप्रेशन में, टेंशन में यंग का प्रत्यास्थता गुणांक और कंप्रेशन में यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, ये दोनों मेरे समान होने चाहिए। और पांचवी अवधारणा कहता हूं कि बीम के अंदर सभी फाइबर है वो स्वतंत्र रूप से संपीड़न व संकुचन के लिए स्वतंत्र हो। संपीड़न, एक्सपेंशन, फ्री टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी इस बीम के अंदर जो फाइबर है वो अपने संकुचन के लिए और विस्तार के लिए क्या हो, फ्री हो, इनमें कोई बाधा ना हो। तो ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस के अंदर इसकी अवधारणाएं हो गई है।